हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो अब हम करने वाले हैं 2024 का पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका कोड है G470। 2021, 22 और 23 के पेपर हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी 1941 में, और ये लिखी थी मैरी पार्कर फोलेट ने। मेरी पार्कर फोलेट ने ये पुस्तक लिखी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रशासन द्वारा की गई कुछ पहलों में शामिल हैं। तो कौन कौन सी पहल शामिल हैं ये हमको बताना है। पहला है ई गवर्नेंस, दूसरा ई भूमि, तीसरा ई चौपाल, चौथा है ई प्रोक्योरमेंट। तो इसका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं भारतीय प्रशासन द्वारा पहल में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। मौर्य साम्राज्य विशेष रूप से अपनी केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। राजा नेता होता था और उसे मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी। तो ये किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था मंत्री परिषद को। क्वेश्चन नंबर है 4। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1977 में। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का तत्व नहीं है। तो वो है पुरोहित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। सीखी गई आदतों के रूप में व्यक्तित्व का मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो किया गया था व्यक्तित्व का मॉडल डॉलर्ड और मिलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो पहला है हमारा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है कि सिस्टम के विभिन्न तत्वों द्वारा उठाए गए कदमों और उपायों का विवरण जानने की स्वतंत्रता। तो इसका देखेंगे तो इसका है, ये आएगा सूचना का अधिकार अधिनियम में। तो ये हो जाएगा पहले का बी। दूसरा है नागरिकों का वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का अधिकार प्रदान करना और एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। तो इसका सेकंड का है ए, नागरिक चार्टर। तो ये है सेकंड कुछ। और तीसरा है केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर एक अलग संस्था स्थापित करके भ्रष्टाचार को कम या खत्म करने का लक्ष्य है। तो इसका है लोकपाल और लोकायुक्त। 4 है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों के कुशल संचालन के लिए एक रूपरेखा शामिल करना। तो इसका हो जाएगा ई शासन, ई गवर्नेंस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और 4 का सी। अब है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित मदों में दो कथन शामिल हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर दिया गया है। तो आपको इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक जांच करनी है और निर्णय लेना है कि क्या अभिकथन ए और कारण आर व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और यदि हाँ तो क्या कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके इन प्रश्नों के लिए अपने उत्तर चुनिए और तदनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका को चिन्हित कीजिए। तो अभिकथन है ये हमारे पास कि केवल शासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करने से संतुष्ट नहीं, भारतीय संविधान के लेखकों ने प्रशासनिक विवरण प्रदान करने में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पालन किया। तो ये बात गलत है। अब है कारण। भारतीय संविधान के लेखकों को यह आशंका थी कि उस समय देश की मौजूदा परिस्थितियों में यदि प्रशासन के स्वरूप को भी शामिल नहीं किया गया तो संविधान को विकृत किया जा सकता है। तो ये बात ठीक है। तो अब एडिशन हमारा गलत हो गया। तो इसमें ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बी भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें डी हमारा ट्रू हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से क्या भर्ती का उद्देश्य है। तो भर्ती का उद्देश्य क्या होता है कि स्पष्ट रूप से अयोग्य या अधिक योग्य नौकरी आवेदकों की संख्या को कम करके चयन प्रक्रिया की सफलता दर को बढ़ाने में सहायता करें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट व्यापक रूप से नागरिक केंद्रित प्रशासन से संबंधित है? तो ये है 12वीं रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर है 11, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में विद्यमान है। तो मतलब इनको छोड़कर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित को छोड़कर, यानी जो इनमें से हमें दिए गए हैं इनमें से कौन कौन है जिनको छोड़ के बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विद्यमान है। लेकिन इसमें सही पूछा है, तो इसका जो है आंसर ये चारों हैं। इन चारों में पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 12, कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन है? तो वो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर है 13, जिला कलेक्टर की संस्था किस वर्ष बनाई गई थी? तो बनाई गई थी 1772 में। क्वेश्चन नंबर है 14, तो 14 में पहला है अनुच्छेद, सूचियों को हमें आपस में सुमेलित करना है। पहला अनुच्छेद है, दूसरा संवैधानिक प्रावधान है। तो अनुच्छेद 365 में क्या दिया है? तो अनुच्छेद 365 में है किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों को केंद्र सरकार अपने हाथ में लेने की शक्ति, ये क्या है अनुच्छेद 365 में। दूसरा है अनुच्छेद 360, तो इसका हो जाएगा सी, वित्तीय आपात स्थिति। और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल से मतलब अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान है। अनुच्छेद 356 है राज्य आपात स्थिति से संबंधित। अब है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, DCBA। क्वेश्चन नंबर है 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 316। क्वेश्चन नंबर है 16, उच्च सिविल सेवाओं के पार्श्व प्रवेश के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है सुरेंद्रनाथ समिति 2003, होता समिति 2004, सेकंड ARC 2008। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 17, भारत में मंत्री सिविल सेवक संबंध किसके परिणाम स्वरूप उभरा? तो वो उभरा था मोंटागू चिम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 18, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रशासन में पारदर्शिता संबंधित है। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी किससे संबंधित है एडमिनिस्ट्रेशन में? तो पहला है सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा है शासन प्रक्रिया भी उचित निष्पक्ष और नागरिक अनुकूल होनी चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा है लोगों को ठीक ठीक पता है कि क्या चल रहा है और सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों का औचित्य क्या है, तो ये बात भी ठीक है क्योंकि लोगों को बात पता है। 4 है जवाबदेही सुनिश्चित करता है, तो ये बात भी ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सही है, तो हमारे ये चारों ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 19, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर है 20, किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता था? तो वो है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर है 21, खजाने यानी कर्नाटक के ई-गवर्नेंस के महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरकारी खजाना प्रणाली का शुरू से अंत तक स्वचालन से। क्वेश्चन नंबर है 22, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर है 23, राज्य और क्रांति यानी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी थी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर है 24, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है मसूरी में, यानी लवासना। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक प्रशासन की कला से संबंधित कौन सी प्राचीन पुस्तक है? तो वो है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 26, प्रशासनिक न्यायाधिकरण को संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है? तो मान्यता दी गई है अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी। क्वेश्चन नंबर है 27, किसके द्वारा केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को कम कर दिया गया है? तो वो है योजना आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28, कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था चोल वंश। क्वेश्चन नंबर है 29, नीति आयोग का अर्थ है? वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 30, लॉर्ड ली की अध्यक्षता में सिविल सेवाओं के लिए ब्रिटिश सुधारों से संबंधित ली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1923 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नहीं थे? तो वो थे सोमनाथ चटर्जी। क्वेश्चन नंबर है 32, पंचायती राज संस्थाओं के जनक कौन हैं? तो वो हैं बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर है 33, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा, पहला है हमारा, पहला क्या मतलब, सूची फर्स्ट दी है समिति, सूची सेकंड में दिया है ईयर यानी वर्ड्स। तो पहला है नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलियन आयोग, तो ये क्या था? तो ये था 1853 में। फुलटन समिति दूसरा है, ये है 1966 में, तो इसका ए हो जाएगा। तीसरा है एचिसन समिति, तो ये हो जाएगा 1886 डी। और 4 है मास्टरमैन समिति, तो इसका हो जाएगा 1948। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, बी ए डी सी। क्वेश्चन नंबर है 34, प्रशासनिक सुधार आयोग की शुरुआत में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 35, कौन सा संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर है 36, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के लिए चिंता का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका है, पहला है चुनावी सुधार, दूसरा संघ राज्य संबंध, तीसरा है मौलिक अधिकारों का विस्तार, चौथा है प्रशासनिक व्यवस्था एवं सार्वजनिक जीवन के मानक। तो ये सभी ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर है 37, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में कौन से सुधार लागू किए गए? पहला है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, दूसरा रोलेट अधिनियम, तीसरा जेल आयोग, चौथा है रॉयल एमनेस्टी। तो इसका हो जाएगा डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर है 38, मास्टरमैन समिति संबंधित है? तो ये संबंधित है सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों से। क्वेश्चन नंबर है 39, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड क्या है देखते हैं। पहला है हनुमंतराव समिति, तो हनुमंतराव समिति आई थी 1983 में, तो पहले का हो जाएगा डी। दूसरा है जीवी के राव समिति, तो इसका हो जाएगा 1985। ठीक है, तीसरा है एल एम सिंघवी समिति, तो इसका हो जाएगा 1986। और बचा 4 पी के थोंगन समिति, तो 4 का हो जाएगा 1989। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 40, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, पेंशन एवं भत्ती कौन वहन करता है? तो ये वहन करते हैं भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 41, नए आर्थिक सुधार 1991 के मुख्य स्तंभ थे? तो उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, ये सभी थे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 42, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद परिभाषित करता है कि भारी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति केवल संघ के पास है? तो ये था अनुच्छेद 355। क्वेश्चन नंबर है 43,
कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार एक राजा को बचना चाहिए। तो एक राजा को बचना चाहिए वासना से, लालच से और घमंड से। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के थे, उन्होंने राजा के 6 शत्रु बताए थे आंतरिक। वो थे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मद यानी घमंड, और 4 था ईर्ष्या। तो ये वासना यानी काम। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण नहीं है? तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ व्हील। क्वेश्चन नंबर है 45। राज्य प्रशासन के सभी मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार होते हैं, तो वो होते हैं मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमको बताना है अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। तो ये ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ऋग्वेदिक काल में प्रशासन में राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी लोकतांत्रिक निकाय विद्यमान थे। तो इसका हो जाएगा, इसमें क्या करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट है हमारा सेनानी। तो सेनानी क्या होता है? सेना का प्रमुख। और ग्रामिणी होती है ग्राम प्रधान। और पुरोहित क्या होते हैं? तो पुरोहित होते हैं पुरोहित होते हैं प्रमुख मंत्री। और समिति है हमारी सार्वजनिक संस्था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछड़ा वर्ग पर काका कालेलकर आयोग। तो और दूसरा है केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग। तीसरा है आपातकालीन ज्यादतियों पर सहा आयोग। तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा उपरोक्त का सही कालानुक्रम क्रम है। तो इसका है पिछड़ा वर्ग पर काका कालेलकर आयोग आया था 1953 में। सरकारी आयोग आया था हमारा 1983 में। और आपातकालीन ज्यादतियों पर सहा आयोग आया था 1977 में। तो हमें ये क्रमानुसार लगाने हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और दूसरा। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। दूसरा है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग संविधान 65वां संशोधन अधिनियम के तहत गठित किया गया था। तीसरा है एच हनुमंत थप्पा पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा पहला और दूसरा ठीक है कि प्रथम राष्ट्रीय आयोग का गठन 1992 में किया गया था। दूसरा क्या था? अनुसूचित जाति जनजाति के पहला राष्ट्रीय आयोग संविधान 65वां यानी संशोधन अधिनियम के तहत गठित किया गया था। दोनों ठीक हैं, बाकी ये गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः ई गवर्नेंस का प्रकार है? G2C, G2B, G2E और G2G, ये सभी जो हैं हमारे ई गवर्नेंस का प्रकार है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये हमारा चारों ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 51 कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो इसका हो जाएगा आनुविचिकी, दूसरा है ट्राई, तीसरा है व्रत और 4 है सभा। तो सभा का किससे हो जाएगा? तो सभा हो जाएगी ए
विशिष्ट संस्था जिसने बुजुर्गों की परिषद के रूप में काम किया। ठीक है, और पहला क्या है, आनविच्की, तो इसका हो जाएगा सामाजिक और नैतिक दर्शन। दूसरा है ट्राई, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, डी, इतिहास, न्यायशास्त्र और घटना विज्ञान। और अब बचा हमारा तीसरा यानी व्रत, तो इसका हो जाएगा बी, आर्थिक विज्ञान और सार्वजनिक प्रशासन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, डी, बी, ए। क्वेश्चन नंबर है 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये था अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर है 53, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व प्रणाली के जनक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54, संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ट्रिनिटी संघ में शामिल नहीं किया गया था? तो वो शब्द था लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर है 55 कि एक को अभिकथन और दूसरे को कारण यानी आर लेवल दिया गया है। दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और निर्णय लेना है कि क्या अभिकथन ए और कारण आर व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं। अगर वो सत्य हैं तो क्या कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके इन प्रश्नों के लिए अपने उत्तर चुनिए और अपनी पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। तो अब देखते हैं ये क्या है। तो अभिकथन दिया है हमें यानी अजर्शन दिया है, केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान में संशोधन करके किया गया है और इस प्रकार इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये बात क्या है हमारी, गलत है। कारण है राज्यपालों की भूमिका, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे मुद्दे जो आयोग के संदर्भ की शर्तों का हिस्सा हैं, भारत के शासन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो ये बात हमारी ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर है 56, भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर आधारित नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी, स्पॉयल्स सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है 57, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर कोई निर्णय देने से पहले भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेंगे? तो वो प्राप्त करेंगे निर्वाचन आयोग की। क्वेश्चन नंबर है 58, सुशासन का संबंध नहीं है। तो वो संबंध नहीं है भाई भतीजा वाद से। क्वेश्चन नंबर है 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रह सकती है यदि, तो राज्य का राज्यपाल उच्च प्रमाणित करता है कि राज्य में स्थिति बहुत गंभीर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल है। अब है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस देश में संघ की इकाइयों का केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका हो जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर है 61, राज्य की कार्यकारी शक्ति में निहित है। तो वो है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर है 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की कोई भी उद्घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री उन्हें लिखित रूप में सिफारिश ना करे कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जानी चाहिए। तो ये बात ठीक है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति को उस समय आपातकाल रद्द करने की उद्घोषणा जारी करनी चाहिए जब लोकसभा उद्घोषणा या उसकी निरंतरता को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करे। तो ये बात भी ठीक है। तो इसमें से पूछा है हमारे क्वेश्चन में कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर है 63, जमींदारी प्रणाली 1793 में किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसने वास्तविक किसानों के लिए निर्धारित किराए या अधिभोग अधिकारों की आवश्यकता के बिना
हमेशा के लिए भागीदारों के भूमि स्वामित्व को निर्दिष्ट किया था? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर है 64। विश्व बैंक की कौन सी रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सहभागी नागरिक समाज पर जोर दिया गया था? तो वो थी 1992 की रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर है 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुमान समिति के अधिकार क्षेत्र को नहीं दर्शाता है? तो वो है ऑप्शन डी, यह मांग करने में सरकारी फिजूल खर्ची को रोकने में मदद करता है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदनों में बहस होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 66। भारत में आर्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई नहीं थी? तो वो थी संसद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। भारत के संविधान के विषय अनुच्छेद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये था अनुच्छेद 15 से। ठीक है, बाकी अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है। नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण, ये अनुच्छेद 16 के 4 से रिलेटेड है। डी है मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का अनुच्छेद 13 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 13 से। अब है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है 14वीं लोकसभा के गठन के बाद पहली बार महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का गठन किया गया। दूसरा है 14वीं लोकसभा के गठन के बाद मार्गरेट एल्वा को महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तीसरा है महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। तो ये बात तो हमारी ठीक है, लेकिन ऊपर वाली दोनों, पहली और दूसरी बात गलत थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर है 69। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, सिवाय इसके कि वह संविधान के अंतर्गत या इसके अंतर्गत अपने कार्यों या उनमें से किसी का प्रयोग अपने विवेक से करना आवश्यक है? तो ये है अनुच्छेद 163। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 70। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है अधिनियम, सूची सेकंड में है वर्ष। तो सूची फर्स्ट में क्या है? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आया था 1773 में, लेकिन 1773 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दूसरा है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आया था 1813 में, तो इसका हो जाएगा बी। तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये आया था 1784 में। 4 है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड, तो ये आया था IPC 1860 में। 4 का हो जाएगा सी। पहले का डी था इसके अकॉर्डिंग, तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे हम। इसकी जगह लिखेंगे 1773। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्रतिवचनबद्ध सिविल सेवा की क्या विशेषता थी? तो वो थी, इसमें सरकार में उच्च पदों पर आसीन ब्रिटिश सिविल सेवक शामिल थे। क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित में से वह कौन सा सही क्रम है जिसके माध्यम से एक साधारण विधेयक संसद में गुजरता है? तो वो है परिचय उत्तर प्रस्ताव, सिद्धांतों की चर्चा, खंड दर खंड विचार, प्रमाणीकरण और सहमति, यानी पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स, क्लॉजेस बाय क्लॉज, कंसिडरेशंस, ऑथेंटिकेशंस और एसेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय प्रशासन के जनक कौन थे? तो वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 74। भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त का सही कालानुक्रम है। तो नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1963 में।
इनका राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये हुआ था 1956 में, और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में, और गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1960 में। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा टू, फिर 4, 1 और 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर है 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संसद को भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। दूसरा है, भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में और केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। तो उपरोक्त दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो वो है पहला, केवल 1, यानी संसद को भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, ये बात ठीक है, बाकी ये बात दूसरी गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद की चयनित सदस्यों की एक समिति है? तो वो है लोकलेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर है 77। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड क्या है? सूची फर्स्ट है भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां, और इनका है दिनांक और वर्ष। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1963 में, तो इसका है डी। दूसरा है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, आंध्र प्रदेश, तो इसका है 2 जनवरी 1961, सी हो जाएगा इसका। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो थर्ड का हो जाएगा 11 फरवरी 1964, बी। 4 है जम्मू कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग, तो 4 का हो जाएगा ए, 19 जनवरी 2011, तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 78। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर है 79। किस भर्ती में उच्च पद के लिए एक प्रणाली उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली है जो आवेदन करना चाहते हैं? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सीधी भर्ती। क्वेश्चन नंबर है 80। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों आदेशों की समीक्षा से संबंधित है? इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर है 81। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली लाया? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर है 82। भारत में न्यायिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर है 83। राज्य सरकार का अंकेक्षण क्या है? तो वो है संघ का विषय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 84। भारत का संविधान विधायी और कार्यकारी कार्यों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार की भी शक्तियों को विभाजित करता है। यह विभाजन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 85। चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित करती है? तो वो है फिल्टरिंग तकनीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86। समिति ने देश में प्रशासन के तरीकों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक O&M प्रभाग की स्थापना की सिफारिश की। तो वो थे पॉल एच एपलबी समिति, 1953। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय देयता शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और केंद्र में देयता शासन की स्थापना और ब्रिटिश भारत के प्रांतों और अधिकांश रियासतों को मिलाकर एक भारत का संघ बनाने का सुझाव दिया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें देयता शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और केंद्र में देयता शासन की स्थापना और ब्रिटिश भारत के प्रांतों और अधिकांश रियासतों को मिलाकर एक भारत का संघ बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने का सुझाव दिया था किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। क्वेश्चन नंबर 88। किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो वो था 1921 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89। लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1964 में। क्वेश्चन नंबर है 90। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 165।
क्वेश्चन नंबर है 91, इनमें से कौन सी भारत में स्टाफिंग एजेंसी नहीं है? तो वो है आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित प्रशिक्षण चक्र का एक चरण नहीं है? तो वो है एक के आधार पर कार्य निर्देश। क्वेश्चन नंबर है 93, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मंत्र देकर ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां प्रशासन और सुशासन अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है? तो वो है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर है 94, सिविल सेवाओं में पदोन्नति का क्या संकेत है? तो वो है स्थिति में बदलाव और कठिन कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक मूल्य नहीं है? तो वो है राजतंत्र यानी मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 96, सीखना एक है, तो सीखना क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 97, रामायण काल के दौरान शासन के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राजतंत्र रामायण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार का एकमात्र रूप है, नियम सत्य अहिंसा और अन्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, तीसरा है महाकाव्य राजसत्ता को उचित ठहराता है, चौथा है रामायण वैदिक काल में लिखी गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 98, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है और इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जो IIPA था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। क्वेश्चन नंबर है 99, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं थी? तो वो थी कि इसने वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया। ये जो है इसकी विशेषता नहीं थी। बाकी इसने प्रशासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था और वायसराय का कार्यकाल राज्य सचिव के अधीन कर दिया गया। सी था, इसने भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सुशासन के विभिन्न स्तंभों का उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी, कुशलतापूर्वक और न्यायसंगत रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। तदनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट क्या है और सूची सेकंड क्या है? सूची फर्स्ट में है लोकाचार। तो लोकाचार को हम किससे कनेक्ट करेंगे? तो लोकाचार को कनेक्ट करेंगे हम, इसका हो जाएगा पहले का डी, नागरिकों की सेवा, ठीक है। और दूसरा है नैतिकता, तो नैतिकता में हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता। इक्विटी यानी समानता, तो इसका हो जाएगा सभी नागरिकों के साथ कमज़ोर वर्गों के प्रति समान सहानुभूति का व्यवहार करना, तो तीसरे का हो जाएगा बी। फिर है दक्षता यानी एफिशिएंसी, तो इसका हो जाएगा ए। उत्पीड़न के बिना सेवा की त्वरित और प्रभावी डिलीवरी और ICT का तेज़ी से उपयोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।